दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज मौजूद हैं जिला बुलंदशहर शिकारपुर विधानसभा के अंतर्गत पासौ में। मेरे साथ प्रमुख समाज सेवक और भाजपा के नेता छत्रपाल सूर्यवंशी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूं। सर छत्रपाल जी, पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम छत्रपाल सूर्यवंशी है और मैं पासौ का रहने वाला हूँ, मोहल्ला कानून गोयान का। और जिला बुलंदशहर में मेरे पास भाजपा का दायित्व है, एससी मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष बुलंदशहर से। अगर बात की जाए छत्रपाल जी, अगर बुलंदशहर में एंट्री होती है, पासौ में एंट्री होती है, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, क्या कारण है सर? चुनाव की तैयारी चल रही है क्या? चुनाव की तैयारी तो है ही है, लेकिन मुझे जब कोई अच्छा समय आता है, 15 अगस्त है, होली है, दिवाली है, तो मुझे भाजपा का प्रचार और प्रसार करने में बहुत अच्छा लगता है। उस वजह से मैं हमेशा पोस्टर लगाता रहता हूँ। जो भी अच्छी जो भी सुविधाएं होती हैं, जो हमारी पार्टी देती है लोगों को, उन सब का व्याख्यान में करता रहता हूँ। अगर छत्रपाल जी बात की जाए, आप प्रमुख समाज सेवक रहे हैं, विश्व हिंदू महासंघ के भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं, अन्य समाजों में भी आपका बहुत बड़ा साथ रहा है और समाज के जो पदाधिकारी रहे हैं आप, तो सर क्या लगता है कि आपने उसके साथ साथ भाजपा भी ज्वाइन कर रखी है, तो भाजपा में आने का सर क्या कारण रहा आपका? देखो, भाजपा में आने का मेरा कोई विशेष कारण नहीं है। भाजपा में आने का मेरा कारण यह है कि मैं हिंदुत्व विचारधारा का व्यक्ति हूँ और मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ बचपन से। तो हमारे योगी जी, मोदी जी आए हैं जब से, तो और ज़्यादा मेरा लगाव बढ़ गया है। लेकिन मैं 1997 से हमेशा पहले संघ में था। संघ से मैं हिंदुत्ववादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। इस वजह से भाजपा में मुझे लगाव है और मैं देश की सेवा करने का, मुझे कुछ अगर पार्टी सौभाग्य देगी तो इस वजह से मैं भाजपा में हूँ। और नहीं भी देगी कोई दायित्व तो मैं फिर भी भाजपा का ही व्यक्ति रहूँगा, कि मेरे रंग रंग में और खून खून में भाजपा है। हिंदुत्ववादी है, विचारधारा का आदमी, राष्ट्रवाद का व्यक्ति हूँ मैं। सर लगातार आप 20-25 वर्षों से लगातार भाजपा में सेवा कर रहे हैं। अगर गांव जाते हैं, अगर स्वास्थ्य सेवा की बात हो, वो भी उसका भी कैंप लगाते हैं अब आप, या फिर जो वोटर कार्ड होते हैं उनका भी काम कराते हैं। तो सर कि देखो, बेचारे जो कुछ गरीब लोग होते हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती कि हमें अपने भाजपा का आधार कार्ड जो है उसमें एड्रेस चेंज कराना है या उसमें फ़ोन नंबर डलवाना है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कौन सा फॉर्म भरें जिससे कि हमारे वोटर आई कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाए या हमारा फ़ोन नंबर चेंज हो जाए। उसके लिए बेचारे गरीब लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। तो उस चीज़ को, उनका फॉर्म भरवाना, उनको जो है उपभोक्ता फार्म केंद्र पर जाके उनको जमा कराना, उनका राशन कार्ड बनवाना, ये मेरा पहला वो है कि मैं सेवा करता रहता हूँ। हाँ सर, बताया जाता है आपने ज़्यादातर जो पेंसिल होती हैं, विधवा पेंसिल होती हैं, उनको लेके भी काम करा है। विधवा पेंशन में देखो ऐसा है, बेचारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो पता वो नहीं होता, वो जगह जगह धक्के खाते हैं, भैया हम तो इतने चक्कर काट लिए, इतनी बार हमने फॉर्म जमा करा दिया, हमारी तो पेंसिल नहीं आ रही। तो उस पर जाके उसको सही तरीके से वो करा के एसडीएम साहब से बात करके, तहसीलदार साहब से बात करके, और जो भी पेंसिल के जो अधिकारी होती हैं उनको फ़ोन करके, सर ये इतने पुराना फॉर्म है और ये बेचारे बुजुर्ग हैं, इतनी बार परेशान हो चुके हैं, इनकी जो पेंसिल लगा दी जाए। तो वो सब छोटे मोटे काम तो देखो करना पड़ता है आज में समाज में, और मेरा दायित्व बनता है। मेरे क्षेत्र की जो समस्या हैं तो वो तो मेरा करूँगा, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सब काम करने को मिल रहा है। अगर सर बात की जाए जो आपकी उज्ज्वल योजना है, कुछ लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंची है, सर क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास नहीं पहुंची है तो या तो उन्होंने फॉर्म नहीं जमा किया या उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है। नहीं तो योगी सरकार के अंदर हर व्यक्ति के लिए उज्ज्वल योजना का फॉर्म जिसने भरा है, लोगों को जागरूक कर करके घर घर जाके फॉर्म भरवाएं, उनको उज्ज्वला योजना का वो दिलवाया है, सबको सिलेंडर दिलवाएं, सबके घर में गैस चूल्हा पहुँचवाया है। कोई ही एक आध ऐसा व्यक्ति मैं मान नहीं सकता कोई हो जिसने फॉर्म भाजपा के कार्यकर्ताओं के या मंडल अध्यक्षों के जागरूक करने के बावजूद भी कार्य नहीं कराया हो या फॉर्म ना भरा हो, तो वो बात अलग है। नहीं तो तकरीबन सबके घर में आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। सर गैस दे दिया, कनेक्शन भी दे दिया, पर लेकिन सर गैस बहुत महंगी है और कुछ लोग आज भी सर चूल्हे पर रोटी बना रही है। हमारी बहन बेटी, जो मोदी जी कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, हमने जो हमारी बहन बेटी थी, हम उनके जो धुएँ से आँख खराब हो जाती, हमने उनके लिए गैस सिलेंडर दिए। तो सर गैस बहुत महंगी हो रही है सर, इस तरह से महंगाई हो रही है सर। लोग देखो, जो कुछ सिलेंडर हमारी सरकार अभी भी उनको बहुत कम रेट पर दे रही है,
जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से है। उसके बावजूद भी कुछ सिलेंडर हैं तो वो देखो जो सबके लिए है वो उनके लिए है। और कुछ लोगों को शौकी है कि घर में सिलेंडर गैस होने के बावजूद भी वो चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, कहते हैं नहीं जी हमें तो पानी की रोटी बना के खाना है, हमें तो चूल्हे की रोटी पर स्वाद ज़्यादा आ रहा है। तो देखो उसका तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तकरीबन हर घर में आपको सिलेंडर मिलेगा, चूल्हा मिलेगा। बहुत बहन बेटियां मैं जाके देखता हूँ घर में चाय बनाती हैं और खाना चूल्हे पर बनाती हैं, उनका शौक़ है कि भाई हमें शाम को खाना जो खाना है चूल्हे की रोटी खानी है। ऐसा है नहीं तो पार्टी जो योगी सरकार ने किया है, पीछे आने वाली जो 70 साल में कोई किसी सरकार कोई भी इतना गरीब आदमी के लिए नहीं कर पाई जितना भाजपा सरकार ने किया है। अगर सर बात की जाए आज भी जो गाँव में बिजली कट हो जाती है, आप कहते हो कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं सर, कुछ लोगों का मानना यह है कि आज भी गाँव में बिजली नहीं आ रही, सड़क रोड टूटी पड़ी है। आप बैलेंसर की बात करें, आप एक काम देखो, आप हमारी 2014 से पहले की सरकारें देखो, उनके समय का काम याद करो और 2014 के बाद का आप काम देखो कि आप 2014 से पहले सपा सरकार में और बीएसपी में एक दिन के अंदर 6 घंटे भी लाइट आना मुश्किल पड़ती थी, 3-3 दिन लाइट नहीं आती थी। आज योगी सरकार के अंदर 18 से 20 घंटे हर गांव को लाइट मिल रही है। ऐसा कोई गांव नहीं इसको लाइट नहीं मिल रही हो। ट्यूबवेल लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ट्यूबवेल दे रही है उनके लिए, सरकारी ट्यूबवेल लगा रहे हैं, हमारे किसान भाई को कोई प्रॉब्लम किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर बात करें सर एक आपकी योजना आती है मुद्रा लोन, उसको सर ज़्यादातर लोगों को लोन नहीं मिल रहा सर। ऐसा नहीं है, देखो मुद्रा योजना के अंदर आदमी की परिस्थिति को देख के वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाएगा कि भाई मुझे ये कार्य करना और मेरा ये बिजनेस इतने में सेट हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, बैंक मैनेजर को देंगे, बैंक मैनेजर जहाँ प्रोजेक्ट को लगाएंगे वहाँ आएंगे, वो देखेंगे कि वाकई में ये व्यक्ति काम करने वाला है या नहीं है। अगर वो काम करने वाला है और उस पर सर्टिफिकेट है जिस काम को वो करना चाह रहा है तो बैंक उसे लोन दे रही है। और ये सब मोदी सरकार में ही संभव हुआ है, इससे पहले नहीं था। हाँ, हर बैंक के ऊपर मोदी सरकार का नज़र है कि आप आम बिजनेसमैन के लिए, गरीब आदमी के लिए, बिजनेस खोलने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन मुहैया कराएं। सर अगर गरीब आदमी बैंकों में जाता है तो सर बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनको भगा देते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले की बात कर रहे हैं, आप 2014 से पहले की बात कर रहे हैं। आज आप जाओगे किसी भी बैंक में जाओ, मैनेजर भी आपको तमीज़ से बात करेंगे, कोई भी बैंक स्टाफ होगा वो इज्जत से बात करेगा, आपकी समस्या को सुनेगा। बैंक के ऊपर भी मोदी सरकार का दबाव है कि जो भी व्यक्ति लोन के लिए फॉर्म भरता आप उसे लोन देंगे, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखो, उसकी जगह देखो और उसको लोन मुहैया कराया जाए कि वो किस तरीके का बिजनेस कर रहा है। अगर सर दिल्ली से अगर ब्लैक रिकॉर्ड जाते हैं तो सर गाय रोडों पे होती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं सर, तो उनके लिए सर योगी सरकार कहती है गाय हमारी माता हैं, भाजपा के लोग भी चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि गाय हमारी माता हैं। तो सर इस तरह से जो गाड़ी चला रहा है उसके सामने गाय आगे एक्सीडेंट हो जाता है, उन पर भी सर मुकदमे हो जाते हैं। ये सर बड़ी समस्या है। इन गौशालाओं के लिए सर आप और आपकी सरकारें क्या कर रही है? देखो हमारी सरकार ने जो किया है ना, शायद वो किसी सरकार ने किया। हमारी योगी सरकार ने हर गांव के एक ब्लॉक पे कुछ गौशालाएं चिन्हित की हैं, गवर्नमेंट ने जगह भी दी है। कुछ लोगों ने प्राइवेट भी गौशाला खोली हैं, उनको योगी सरकार उनको पर गाय के हिसाब से पैसा दे रही है कि गाय रोडों पर ना घूमे। गाँव से विशेष लगाव है। गाँव हमारी उसके अंदर हजारों हमारे देवी देवता उसमें पाए जाते हैं, तो गाँव तो हमारी वाकई माता है। बसपा और सपा के लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि फसल खराब हो रही है, योगी जी गौशाला में गाय भेजें, क्या कहना है? गऊ जा रही हैं, डीएम साहब को स्पेशल निर्देश दिए गए, हर क्षेत्र में जो भी गौशाला कोई भी गाय रोड पर पाई जाती है उसको तुरंत गौशाला भिजवाया जाए, गौशाला में जाए। गौशाला में एक गाय के हिसाब से जो योगी सरकार पर गाय के हिसाब से जिसने भी गौशाला बना रखी हैं उनको फंड देती है। ऐसी गाय नहीं घूमेंगी। हमारे ही कुछ लोगों की कमी है, हम किसी और की क्या कहें। हमारे कुछ किसान भाई जब तक गाय दूध दे रही है उसको घर में रखेंगे, उसको अच्छे से उसकी सेवा करेंगे। जब उसने दूध देना बंद कर दिया उसे रोड पर छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं देखो कुछ कमियां तो हमारे अंदर हैं। ऐसे किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे किसान भाइयों को तो मैं ही कहना चाहूँगा, गऊ हमारी माता है। अगर आपने इसका दूध पिया है तो इस गऊ को 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने उसको पालना, उसको अपने घर में रखना, ये भी हमारा ही दायित्व बनता है। फिर उसके बाद वो कोई दूध देगी भाई, जब बच्चा होगा दोबारा से फिर दूध देगी। लेकिन ऐसे रोडों पर ना छोड़ें। अगर आपकी स्थिति वाकई में ख़राब है, आप किसी गौ माता को अपने घर में नहीं रख सकते हो, तो आप उस गऊ को गौ सेवा केंद्र में या गौ सेवा जो आप पास की गौशाला है उसमें भेजें, ना कि उसे रोड पर छोड़ें। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा। अगर बात करें सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर कोई रोज़गार नहीं होता, कुछ महिलाएं घरों पे होती हैं, बड़ी दिक्कत होती हैं सर, उनके लिए आपकी सरकार क्या योजना है? आपकी सरकार देखो
जो नरेगा सेवा है, जो मनरेगा की जो सेवा है, जो लोग गांव में जो लोग हैं जो काम नहीं कर पाते, गारंटी योजना के तहत मनरेगा में उनको काम दे रही है, योगी सरकार उनको काम दे रही है। बहन बेटियों के लिए शिक्षित कर रहे हैं कि वो सिलाई केंद्र खोलें, अपना कुछ ऐसा व्यवसाय करें, अच्छे से अच्छे व्यवसाय करें, सीखें। अगर उन पर पैसा नहीं होगा तो बैंक पैसा देगी, बैंक उनको फंड देगी उनको, हैं। अब जो कोई करने वाला होगा जब तो देखो उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। आप हमारी बहन बेटियों से हमारा यही कहना है कि सिलाई केंद्र सीखें, कंप्यूटर शिक्षा लें, बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं, कंप्यूटर लगाएं। उनको पैसा नहीं है, कंप्यूटर बैंक फाइनेंस करेगी, तो काम करें। सब बात करें, गरीब का बच्चा गरीब होता जा रहा है, जो पढ़े लिखे उद्योगपति हैं, अधिकारी का बच्चा और अधिकारी होता जा रहा है। तो सर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, क्या योजना है सर उसके लिए आप? देखो, गरीब का बच्चा कैसे नहीं पढ़ पा रहा, ये तो मैं बहुत विषम कठिन परिस्थिति की बात आपने बताई है। गरीब का बच्चा आईपीएस बन रहा, आईएएस बन रहा है, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होगा जब ना। नहीं सर, जो गांव में प्राइमरी स्कूल होते हैं तो बच्चे जाते हुए नहीं हैं। प्राइमरी स्कूलों में 10 लोग, 20 बच्चे, इस तरह से ज़्यादातर बच्चे होते हैं। कहीं 15, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50। अगर वहीं प्राइवेट स्कूल हैं उसमें हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं सर। देखो, उसके लिए हमारी एक मानसिकता बन गई है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा। ऐसा नहीं है, ये हमारी जो है ना एक मानसिकता बन गई है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी मानसिकता में ये सुधार करना होगा कि सरकारी स्कूल एक गरीब आदमी के लिए बनाए गए हैं। गरीब से ही पढ़ के बच्चे आज जो आईपीएस आईएएस हैं, पुराने इतिहास को उठा के देखो, गरीब स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल कहाँ थे? वो भी तो लोग आईएएस बने, वो भी तो कलेक्टर बने, वो भी तो डीएम बने। लेकिन हमारी मानसिकता जो है ना कि सामने वाले का बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा भी प्राइवेट में जाए, ये मानसिकता है। सरकारी स्कूल जगह जगह योगी सरकार ने खोले, गवर्नमेंट ने खोले, इसलिए खोले कि गरीब का बच्चा पढ़े, अच्छे नंबर से पढ़े। पढ़ने वाला बच्चा तो हर जगह पढ़ेगा, लेकिन मानसिकता का कोई इलाज नहीं है। अगर स्वास्थ्य अब बुलंदशहर क्षेत्र में बहुत कम है सर, प्राइवेट जो नर्सिंग होम उन्हीं में लोग ज़्यादा भगते हैं सर। देखो, ये भी अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि पढ़ाई के विषय में बताया, यहाँ भी हमारी एक मानसिकता है कि नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे हमें इलाज नहीं मिलेगा ठीक से, हमें बातचीत करने का बर्ताव सही नहीं मिलेगा। प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ तुम पैसे खर्च करते हो, वहाँ तुमको तुरंत जो है उपचार मिलता है। तो ये हमारी मानसिकता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें उसका इलाज मिलेगा। उसके लिए भी मोदी सरकार ने देखो आयुष्मान हमारा कार्ड चलाया है, 5 लाख तक का कोई भी गरीब आदमी उस कार्ड को लेकर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। सरकारी हॉस्पिटल इतने हैं कि देखो हर उसमें बुलंदशहर में है, हमारा खुर्जा में है, पहासू में है केंद्र, डिबाई में है, हर जगह हॉस्पिटल है सरकारी। और देखो बुलंदशहर में एम्स बन रहा है। जितना योगी और मोदी सरकार के अंदर एम्स बने हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप 70 साल का इतिहास उठा के देख लो, एम्स कहाँ थे बताइए मुझे आप? कहीं भी एम्स नहीं थे। दिल्ली का एम्स था, 2-4 एम्स और थे। आज योगी सरकार में इतने एम्स बने, जगह जगह एम्स बन रहे हैं। कुछ का काम पूर्ण हो चुका है, कुछ का काम चल रहा है। अगर सर बात की जाए, आपने एम्स की बात करी, आज भी बुलंदशहर से, गाजियाबाद से, मेरठ से, जो दिल्ली के सटे हुए क्षेत्र हैं, जब कोरोना काल आया था तो सर दिल्ली में लोग भागे थे, क्या कहेंगे उस पर? देखो, दिल्ली में इसलिए भागे थे कि हर आदमी सोचता है कि बड़ा सिटी है, कैपिटल सिटी है दिल्ली, दिल्ली में हॉस्पिटल बहुत हैं, वहाँ में इलाज अच्छा मिलेगा। ये भी हम जब अच्छा मिलेगा तो देखो हर व्यक्ति भागता है। तो सबका उपचार भी हुआ, एम्स में इलाज हुआ, हिंदूरा हॉस्पिटल में इलाज हुआ, सफदरजंग में हुआ। जिसको जैसी व्यवस्था हुई सबको व्यवस्था दी गई और सबका इलाज हुआ। मोदी सरकार ने देखो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, कितनी ऑक्सीजन मंगवाई, ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटलों में लगवाए हैं। तो वो तो एक आपदा थी जिसका किसी को पता नहीं था कि कुछ समय बाद हमारे साथ ये कोरोना जैसी एक आपदा आने वाली है। सर आप प्रमुख समाज सेवक रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। कोरोना काल में सर आपके माध्यम से क्या सहयोग रहा, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, कोरोना काल के अंदर मेरा जो वो रहा, देखो इतने लोग अपने घरों से नहीं निकले, लेकिन मैंने निस्वार्थ अब भाव की सेवा करी कि जब भगवान ने हमें जन्म दिया है और हमारा समय नहीं आया है तो हमें कोई नहीं मार सकता। और जब हमारा समय खराब आ गया तो हम घर के अंदर भी रहेंगे, जब भी हमारी मौत निश्चित है। मैं कोरोना काल में भी बाहर निकला, मैंने अपने लोगों का भी मनोबल बढ़ाया है। मनोबल बढ़ा के हमने जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई, छोटे छोटे सिलेंडर ऑक्सीजन के मुहैया कराए। जहां गैस नहीं मिली हमने दिल्ली में, दिल्ली के बाहर से कई जगह प्लांटों से गैस भरवा के भेजी। बवाना में, नरेला से, एक हमारा ये ब्रिटानिया है वहाँ से भिजवाई। गाजियाबाद से गैस मुहैया कराई अपने क्षेत्र में। लोगों को सिलेंडर भी अपनी तरफ से फ्री दिए हमने। भाई जब तक आदमी कोरोना में रहा हमने सिलेंडर उनके घर भिजवाए। 15-15, 20-20 दिन बाद अपने सिलेंडर हमने वापस मंगवाए। फिर रही गरीब आदमी की बात, गरीब आदमी के लिए राशन के पैसे की परेशानी आई
हमने उस स्थिति में उनके गांव भेजने के लिए जो भी पर्याप्त उनको पैसा चाहिए था, पैसा भी दिया, गाड़ी की भी व्यवस्था कराई। और जो लोग गांव जाना नहीं चाहते थे उनके लिए हमने उनकी किट की तैयारी की। 1 किलो सरसों का तेल हो गया, 2 किलो नमक हो गया, मसाला हो गया, 2 किलो चीनी हो गई और 10 किलो आटे की। हमने इस तरीके की एक पूरा पैकेज बनाया और बना के जितने भी गरीब आदमी, जितने भी झुग्गी झोंपड़ी वाले जहाँ भी मिले, सबको हमने किट बांटी। भाई किसी तरह इस आपदा से हमारा देश निकले। हमारे मोदी जी ने देखो विदेशों के लिए भी ऑक्सीजन भेजी, अपने देश के लिए भी करी, इंजेक्शन लगवाए कोरोना काल के, वैक्सीन बात की जाए, व्यवस्था की गई सारी। अपने देश के लिए तो व्यवस्था की साथ में दूसरे देशों को भी हमने वैक्सीन सप्लाई दी। तो इसे क्या कहेंगे, ये सब मोदी राज में ही मुमकिन हुआ है। मोदी है तो सब कुछ है। पार्टी भाजपा ने इतने जो कार्य किए हैं वो सिर्फ मोदी सरकार में मुमकिन हुआ है। 70 सालों में देखो ना, आप 2014 के पहले के हिंदुस्तान को देखो, भारत को देखो, और 2014 के बाद ये 9-10 साल के भारत को देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। छत्रपाल जी 2024 की कमर कस लिया भाजपा ने, तो सर आपके सामने बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार हों या अखिलेश यादव हों, ममता जी हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हों, ये सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर भाजपा के सामने बड़ी समस्या भी हो सकती है, वो भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये महागठबंधन नहीं, ये ठग गठबंधन है। अभी तो ये कुछ दिन के लिए एक हो रहे हैं, आप देखते रहो, चुनाव आते आते इनमें फूट पड़ेगी कि मुझे इतनी सीट चाहिए, मुझे इतनी सीट दे दो, मुझे यहाँ की इतनी सीट दे दो। ये गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। और ये इनका एक होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है। और जो भाजपा का वोटर है, जो हिंदुत्ववादी वोटर है, जो राष्ट्रवाद का वोटर है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। इनकी लड़ाइयाँ तो सबने देखी हैं। पार्टी पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेगी, पिछली बार से ज़्यादा सीटों से जीतेगी, और हमारे तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जोर शोर और बड़े हाई फाई वोटों से जीतेंगे। हाँ, महागठबंधन और ठगबंधन में किसी की बातों में ना आए। आप जो 2024 में जो वोट करें वो राष्ट्रवाद के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें, समाज के लिए वोट करें, हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर वोट करें, जिससे हमारा देश एक हो, राष्ट्र की एकजुटता बढ़े और हमारा भारत सर्वप्रथम वर्ल्ड में पहले नंबर पे आए। ये थे मेरे साथ छत्रपाल सूर्यवंशी। उनका कहना ये है कि जो 2024 का जो चुनाव है, विकास के लिए वोट करें, हिंदू के लिए वोट करें और राष्ट्रवाद के लिए वोट करें। मनीष कुमार सूर्यवंशी, नरेंद्र सिंह राजौरा, वीर सूर्य टाइम्स के लिए।